नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 1 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज द हिंदू के 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का क्या इम्पैक्ट है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड लेबर से संबंधित, आज लेबर डे है, 1 मई है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ जो है वो लगातार कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोट देख लीजिए, ऑस्कर वाइल्ड का कोट है, मोरालिटी इज सिंपली द एटीट्यूड वी अडोप्ट टुवर्ड्स पीपल वी पर्सनली डिसलाइक। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, जब देखो फॉर एग्जांपल महेश है, महेश सुरेश का कोलीग है, महेश सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो सुरेश अगर थोड़ा आलस दिखाए तो महेश बड़ा बड़ा लेक्चर दे देता है कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, काम के दौरान अपने बेस्ट देना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है ये वो। लेकिन महेश का एक दोस्त है रमेश, रमेश अगर कुछ थोड़ा सा भी आलस दिखाए, लेजीनेस दिखाए, टार्डीनेस दिखाए, तो फिर महेश उसको जस्टिफाई करता है। यहाँ पे मोरालिटी का लेक्चर जो है महेश नहीं देता है। तो कोट ये है, देखो पॉलिटिशियंस देख लीजिए, कई बारी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उनकी पार्टी में कोई पर्सन है तो उसके बिहेवियर को छोड़ देंगे, लेकिन अपोजिशन में कोई पर्सन होता है जो जिसको पॉलिटिशियन पसंद नहीं करते, उसको मोरालिटी का लेक्चर देते हैं, तुमने जो किया है वो गलत किया है। तो यानी ये सिलेक्टिव मोरालिटी है। तो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं मोरालिटी वो एटीट्यूड है जो आप एडोप्ट करते हो उन लोगों के साथ में जिन्हें आप पसंद नहीं करते। तो ऑस्कर वाइल्ड का ये कहना है, आप ये देखो कि वास्तव में जो आपकी मोरल जजमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव भी हैं या नहीं है, या फिर बस आप किसी दूसरे पर्सन को पसंद कर रहे हो या फिर उसको पसंद नहीं करते हो, उसके बेस पे आपकी मोरालिटी जो है वो तय होती है, आपकी मोरल जो जजमेंट्स हैं वो डिसाइड होती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये कोट है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड करने से इसके इम्पैक्ट से संबंधित है। आप सिलेबस में देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड तो आपको पता है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। 20-30 सेकंड में मैं आपको समराइज कर देता हूँ बैकग्राउंड। 1960 में ना इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और मीडिएशन करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। ये देखो एक परमानेंट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि देखो 1947 के बाद ना पाकिस्तान को ये डर था कि इंडिया पानी बंद कर देगा, तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन करवाया और 1960 में ट्रीटी साइन हुई, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को 3 रिवर्स का पानी मिलेगा, इंडस, झेलम, चिनाब, और इंडिया को 3 रिवर्स का, रावी, ब्यास, सतलुज। समझ गए? ऊपर वाली रिवर्स जो वेस्ट फ्लोइंग है उनका पानी पाकिस्तान को, और नीचे वाली जो 3 रिवर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका पानी भारत को। इंडिया को इजाज़त दी गई कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, लेकिन पानी ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। यानी जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। जब ये ट्रीटी साइन हुई तो इंडिया में बहुत से लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला गया कि ये ट्रीटी ना काफ़ी ज़्यादा उदार ट्रीटी है पाकिस्तान के लिए। मतलब इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट था, इंडिया से पानी पाकिस्तान जा रहा था, तो इंडिया चाहता तो अपने पक्ष में काफ़ी मजबूत ट्रीटी साइन कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छे प्रोविजंस किए गए इस ट्रीटी में। देखो समय समय पर काफ़ी बार युद्ध हुआ, 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, 99 कारगिल में भी हुआ, लेकिन सभी वार्स को झेल गई ये इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन अब जो अप्रैल 2025 में हमला हुआ ना जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में, 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या कर दी गई, तो ये अटैक देखो इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल ट्रामा छोड़ के जाता है। तो इंडिया ने भी डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इस ट्रीटी को अब अबेयंस में डाल दिया जाए। अबेयंस का मतलब है अभी होल्ड पे डाल दिया गया है इस ट्रीटी को। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये ट्रीटी एक्चुअल में सस्पेंड की जा सकती है? ऐसा प्रोविजन है? देखो ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 है, सेक्शन 4 है, वो ये बोलता है ये जो ट्रीटी है ना तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों देश मिलके इसे खत्म ना करें। मतलब यूनिलेटरल विड्रॉल का ऑप्शन इस ट्रीटी में नहीं दिया गया है। इंडिया के कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो वियना कन्वेंशन का हवाला देते हैं
वो कहते हैं वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 60 जो है ना, वो ये बोलता है अगर एक पार्टी मेजर वायलेशन करे, जैसे पाकिस्तान ने अभी टेररिज्म को सपोर्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये मेजर वायलेशन है, तो फिर ट्रीटी को तोड़ा जा सकता है। ये है वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 60। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 ये कहता है इसके बाद अगर सर्कमस्टांसेस में फंडामेंटल कोई चेंज हो जाए ना, तो ट्रीटी के बारे में फिर से सोचा जा सकता है। तो इंडिया के बहुत से स्कॉलर्स इस वियना कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डालने के लिए। बट राइटर का ये कहना है, देखो इंडिया ने ना वियना कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, मतलब इंडिया का केस थोड़ा सा लीगली वीक है क्योंकि इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। इंडिया ने जब ये अनाउंस किया कि हम ट्रीटी को होल्ड पे डाल रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया। तो उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस है ना, अकील मलिक, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास 3 लीगल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम ये इशू जो है वर्ल्ड बैंक के पास में उठाएंगे, दूसरा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाके एक्शन लेंगे, और इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है वहाँ पे भी हम जाएंगे और बताएंगे कि इंडिया ने किस प्रकार से वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, 1969 की वियना कन्वेंशन, इस इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल के। इवन पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रीटी को होल्ड पे डालने के बाद इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया देखो अब पानी के फ्लो का जो डेटा है पाकिस्तान के साथ में शेयर करना बंद कर सकता है। इंडिया जो सिल्ट वगैरह जमा है रिजर्वर में उसको फ्लश कर सकता है पाकिस्तान की साइड, यानी डाउन स्ट्रीम में जहाँ पे रिवर्स पाकिस्तान में जा रही हैं। पहले जो भी इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा था उसका डिज़ाइन वगैरह पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ता था। पाकिस्तान आरोप लगा देता था कि ट्रीटी के डिज़ाइन के अगेंस्ट है प्रोजेक्ट का डिज़ाइन। बट अब इंडिया कोई डिज़ाइन वगैरह शेयर नहीं करेगा, यानी इंडिया के ऑपरेशंस पे अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया रिवर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट बनाए, इंडिया को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया ये भी कर सकता है कि ड्राई पीरियड के दौरान तो पानी को होल्ड कर ले, और जब मानसून सीजन आए, बारिश ज़्यादा आए, तो पानी को एकदम से छोड़ दें। तो इससे पाकिस्तान में कभी सूखा कभी बाढ़ आ सकती है। देखो पाकिस्तान में ये जो रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान की बैकबोन है वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए। इवन देखो पाकिस्तान में 2 जो प्रोविंस है ना, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ सिंध, इन दोनों के बीच में भी ना आपस में झगड़ा चलता रहता है पानी के बंटवारे को लेके। सिंध का आरोप ये है कि पंजाब ज़्यादा पानी ले जाता है पाकिस्तान में। इवन एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट, एक नहर बन रही है। सिंध का इस नहर को लेके भी विरोध है। अगर देखो इंडिया पानी रोकता है या कम कर देता है तो पाकिस्तान में पानी की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, और विभिन्न प्रोविंसेस के बीच में जो झगड़े हैं जैसे सिंध और पंजाब के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब सिविल वार जैसी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। इवन 2010 के बाद जब पाकिस्तान में जब फ्लड्स आई ना, तो सिंध प्रोविंस ने वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट पे ही आरोप लगाया था और बोला कि पंजाब ने पानी छोड़ा एकदम से, टाइम पे नहीं छोड़ा, लेकिन बाद में छोड़ा तो एकदम से छोड़ा। इसके बाद राइटर बोलते हैं क्वेश्चन देखो ये है कि क्या अभी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी को रोकने के लिए और इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे सबसे चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। देखो अभी ना ट्रीटी के अंदर ही, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर प्रोविज़न ये है, इंडिया ना वेस्टर्न रिवर्स पे 3.6 MAF का मतलब है मिलियन एकड़ फीट। तो इंडिया ना अभी वेस्टर्न रिवर्स पे यानी इंडस, झेलम, चिनाब पे 3.60 मिलियन एकड़ फीट पानी को स्टोर करने की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन अभी तक ना इंडिया सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज क्रिएट कर पाया है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी में जितना प्रोविजन है ना उतना भी इंडिया नहीं कर पाया है। बाकी तो बाद की बात है, समझ रहे हो, जितने की हमें छूट मिली हुई है कि इतना पानी आप स्टोर कर सकते हो उतना भी इंडिया नहीं कर पाया है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में ना इंडिया 1.34 मिलियन एकड़
ऑफ इरिगेशन लैंड जो है वो डेवलप कर सकता है। इंडिया ने अभी तक 0.642 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो डेवलप किया है। जितना अलाउड है वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा करने में तो बहुत टाइम लगेगा। जबकि जो ईस्टर्न रिवर्स है ना, जिनका पानी इंडिया को यूज़ करना है, सतलुज, ब्यास, रावी, इनका इंडिया 90% से ज़्यादा पानी यूज़ करता है। मतलब 33 MAF अलाउड है और उसका 90% इंडिया यूज़ कर लेता है, 10% तो फिर भी चला जाता है पाकिस्तान में। ईस्टर्न रिवर्स पे पानी को स्टोर करने के लिए हमने काफ़ी सारे डैम बनाए हैं, जैसे भाखड़ा, पोंग, रंजीत सागर डैम। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स पे पानी को स्टोर करने की व्यवस्था हमारे पास में कम है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे देखो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेटल डैम, सलाल डैम, नींबू बाजगो डैम, बागलीहार डैम। इन सब का मकसद यही है कि इंडस, झेलम, चिनाब रिवर्स पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इंडिया के एलोकेटेड शेयर को यूज़ करना। लेकिन समय समय पे पाकिस्तान इनमें से कुछ डैम्स पे क्वेश्चन रेज करता आया है। अभी वेस्टर्न रिवर्स पे जो मेजर डैम ऑपरेशनल हैं वो इस प्रकार से किशनगंगा पे है 18.35 मिलियन क्यूबिक मीटर का डैम, रेटल डैम 78.7 मिलियन क्यूबिक मीटर का, सलाल डैम 285 मिलियन क्यूबिक मीटर का और बागलीहार डैम 475 मिलियन क्यूबिक मीटर का। अभी काफ़ी सारे डैम्स बन भी रहे हैं, जैसे रेटल डैम, कीरू डैम, पाकुल डल डैम, ये चिनाब रिवर के ऊपर बन रहे हैं या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। राइटर बोलते हैं देखो पहले तो ट्रीटी थी, इस वजह से हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का पानी अच्छे से यूज़ नहीं किया, लेकिन अब ट्रीटी होल्ड पे रख दी है। तो अब अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा ना तो 10 साल या फिर उससे अधिक का समय लग जाएगा पानी को स्टोर करने की व्यवस्था करने के लिए। अभी इंडिया ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए हैं ताकि वेस्टर्न रिवर्स का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। लेकिन हमारे देश में आपको पता है रेड टेपिज्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाते हैं, हिमालयाज़ का टेरेन भी डिफ़िकल्ट है, तो बहुत समय लगेगा अभी। और फिर देखो इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है ना, इंडिया का गुस्सा देखो जायज़ है, बट कुछ चीज़ों के लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हम जो कर रहे हैं ना, हमारे पड़ोसी देश भी हमें देख रहे हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से होके भारत में आती है, तो जो सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर्स को लेके इंडिया की है, इंडिया अपर रिपेरियन है। इंडिया चाइना के मामले में वहाँ पे चाइना अपर रिपेरियन है, चाइना से रिवर हमारे देश में आती है। तो चाइना भी अगर ये काम करे कि एकदम से पानी छोड़ दे या फिर ड्राई सीजन में पानी ना दे तो हमें देखो बुरा लगेगा, बट उस समय हमारी मोरल पोजीशन जो है वो वीक होगी। चाइना बोलेगा आप भी तो यही कर रहे हो पाकिस्तान के संदर्भ में। फिर देखो हमारी ना ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हमारे देश में आती हैं, नेपाल से भी आती हैं और हमारे देश से बांग्लादेश में भी जाती हैं। तो इन देशों के साथ में रिवर को लेकर ट्रीटी साइन करते वक्त भी हमें हमारी पोजीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। 2017 की घटना का जिक्र करते हैं राइटर, डोकलाम में क्राइसिस हुए थे, तो उस समय चाइना ने ना हाइड्रो डेटा इंडिया के साथ शेयर नहीं किया था, बांग्लादेश के साथ में शेयर किया था। इंडिया बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया है कि हम 2026 में ना गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश भी देख रहा है कि इंडिया कैसे स्टेप्स ले रहा है पानी के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ में। वैसे भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इंडिया ने जो डिसीजन लिए हैं, नेपाली पॉपुलेशन का एक वर्ग भी काफ़ी सावधान हो गया है वाटर रिलेटेड इश्यूज़ पे कि जब दिल्ली के साथ में वाटर रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए जाएं तो कैसे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है ग्लोबल मंचों पे और पड़ोसी देशों के साथ में नेगोशिएशन करते वक्त हमारी जो पोजीशन है रिलेटिवली वीक होगी, हम मोरली उसे जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। अब ये हमारे देश की डिप्लोमेसी के ऊपर है कि टेररिज्म एक तरफ है और दूसरी तरफ वाटर ट्रीटी को होल्ड करना, और वहाँ पे जो पाकिस्तान के कॉमन लोग हैं वो किस प्रकार से परेशान होंगे। तो इंडिया को हाई डिप्लोमेसी अपनानी होगी इन स्टेप्स को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी मोरल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आतंकवाद की तस्वीर बार बार दिखानी होगी और ये भी बताना होगा कि देखो हमने बिल्कुल आखिरी स्टेप के तौर पे ये लिया है। पाकिस्तान को बहुत बार बोला, चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और बिल्कुल लास्ट स्टेप के तौर पे हमने ये मजबूरी में लिया है फैसला। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बॉन्डेड लेबर से संबंधित है।
आज 1 मई है, लेबर डे है, तो उसी उपलक्ष्य में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए। सिचुएशन, अगर देखो किसी के माँ बाप अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं और 500 रुपये का एडवांस ले लेते हैं किसी से, लेकिन बदले में उस एडवांस के बदले, उस लोन के बदले उन्हें किसी के खेत पे बंधुआ मजदूरी करनी पड़ जाए लंबे समय तक, क्या ये जस्टिस होगा? क्या ये इंसाफ होगा? आप बोलोगे सिर्फ 500 रुपये, ये तो बहुत ही गलत बात है कि 500 रुपये के बदले लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़े। लेकिन देखो, ऐसे केसेस भी आज के समय में सामने आते हैं। ये मॉडर्न स्लेवरी है, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई वर्कर किसी एडवांस या फिर लोन जो लिया है उसने, उसके बदले मजबूरी में काम करता है, बिना छुट्टी के, बिना कॉन्ट्रैक्ट के और बिना पूरे पैसों के। समझ गए? तो ये मॉडर्न स्लेवरी की एक फॉर्म है। वैसे तो देखो, इंडिया में 1975 में ही इस बॉन्डेड लेबर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको रोकने के लिए एक एक्ट भी आया था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। लेकिन आज भी देखो हमारे देश में ना हजारों लोग ऐसे हैं जो बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए हैं। जैसे एक और कहानी आपको सुनाता हूं। मुकेश, जो कि एक आदिवासी है, शिवपुरी एमपी का रहने वाला है, 2023 में वो इंदौर में काम करने के लिए गया। लेकिन देखो वहां से उसे 1400 किलोमीटर दूर कर्नाटक में ले जाया गया। वहां पे क्यों? क्योंकि उसने 500 रुपये का एडवांस लिया था और इसी में वो फंस गया। उसे 1400 किलोमीटर दूर ले जाया गया। वहां पे गन्ने के खेत में उससे 14 से 16 घंटे काम करवाया गया। जब पैसा मांगा तो फिर देखो झूठा इल्ज़ाम लगा के जो आर्म्ड गार्ड्स थे उन्होंने हड्डियां तोड़ दी। भागने की कोशिश की तो भी पकड़ लिया गया और फिर मारा गया। पुलिस ने फिर फाइनली उसको रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक देखो उसके शरीर पे बहुत सारे निशान और मन में जख्म रह गए थे। इसी प्रकार की कहानी है के थैनमोजी की। सेम कहानी है। एक कहानी आपने जान ली, आप ऐसे में यूज कर सकते हो, अदरवाइज दूसरी कहानी भी यहाँ पे दी हुई है। आंध्र प्रदेश के थैनमोजी, बहुत बड़े बड़े सपने थे इनके बचपन में, लेकिन देखो 2000 रुपये का एडवांस लिया था सिर्फ। बदले में पूरी फैमिली को ईंट भट्टे पे काम करने के लिए बेंगलुरु में ले जाया गया। वहाँ पे देखो 12 से 14 घंटे का काम करवाया गया, स्कूल छूट गया, फिजिकली अब्यूज़ किया गया यानी मारा पीटा गया, मेंटली टॉर्चर किया गया और बंद करके रखा गया, कन्फाइंड कंडीशंस में रखा गया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। उस प्रकार से जब सोशल वर्कर फाइनली इनको छुड़वाने के लिए आया तो ईंट भट्टे का जो मालिक था वो वहाँ से भाग गया और पूरी फैमिली ने नंगे पैर ट्रेन पकड़ी और अपने गाँव में पहुँचे। तो ये सिचुएशन है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दोनों की जो स्टोरीज हैं वो सेम है, मतलब एसेंस सेम है, बॉन्डेड लेबर। लेकिन ऐसे लाखों भारतीय हैं हमारे देश में जो अभी भी बॉन्डेड लेबर के जाल में जो है वो फंसे हुए हैं। ये बॉन्डेड लेबर होता क्यों है? देखो इसके ना 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है इमीडिएट ट्रिगर। इमीडिएट ट्रिगर जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, झूठ पड़ गई पैसे लेने की, शादी आ गई, दहेज देने के लिए पैसा चाहिए, जॉब लॉस हो गया, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, या फिर कई बार रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भी पैसे उधार ले लिए जाते हैं। राइटर बोलते हैं ये तो देखो है इमीडिएट ट्रिगर, बट वास्तव में जो समस्या है काफ़ी गहरी है, सिस्टमिक इश्यूज हैं। जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी काफ़ी गांव में। दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं इसलिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को अपने लीगल राइट्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता। कई बार देखो लोकल एम्प्लॉयर की ना मोनोपोली होती है। लोकल एम्प्लॉयर की मोनोपोली मतलब एक ही मालिक है, पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है और आवश्यकता पड़ने पे लोग जो हैं लोन नहीं ले पाते किसी और से, उसी के पास में जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, उनकी मजबूरी हो जाती है। समझ गए? तो ये सारे सिस्टमिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए गुलामी की जंजीरों में फंस जाते हैं। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं 1976 में इसे हटा दिया गया था, एक्ट आया था बॉन्डेड लेबर एक्ट। 2016 में हमारे जो उस समय के लेबर मिनिस्टर थे बंदारू दत्तात्रेय, इन्होंने ये अनाउंस किया कि 2030 आते आते हम 1 करोड़ 84 लाख
लोगों को 2030 से पहले फ्री करवा देंगे, उनको रिहेबिलिटेट करवा देंगे। लेकिन देखो 5 साल बाद 2021 तक सिर्फ 12,760 लोगों को ही रेस्क्यू करवाया जा सका। मतलब 1,70,00,000 लोग अभी भी ट्रैप में फंसे हुए हैं। टारगेट के हिसाब से आप देखो, हर साल कायदे से देखो 11 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जाना था, लेकिन 2016 से 2021 के बीच में अभी तक सिर्फ 12,760 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, इंडिया में देखो वैसे ना 47 करोड़ की वर्कफोर्स है, बट 47 करोड़ में से ना सिर्फ 8 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बाकी 39 करोड़ तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स, ये तो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई राइट्स नहीं। ILO की रिपोर्ट है, ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में आई थी। ये कहती है इंडिया में देखो लो क्वालिटी इनफॉर्मल जॉब्स ज़्यादा हैं और हाई क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स तो बहुत कम है, नाम मात्र की हैं। कोई अगर देखो ये पूछे कि फोर्स्ड लेबर होता क्या है, फोर्स्ड लेबर मतलब देखो ऐसा लेबर जहाँ पे काम करने का प्रेशर हो, एग्जिट करने का ऑप्शन ना हो, कंडीशंस एब्यूजिव हो जाएं, वेजेस बहुत कम हो, तो फिर देखो ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल होती है तो मतलब वो जो लेबर है वो फोर्स्ड लेबर है। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो, आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ना 1940s में लेबर को ना एक राइट दिलवाया था, राइट टू स्ट्राइक। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि लेबर लोग मिल के बार्गेनिंग कर सकें, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, ये सब राइट्स दिलवाए थे डॉक्टर अम्बेडकर ने। लेकिन देखो 2019-20 में ना नई लेबर कोड आई। नई लेबर कोड में ना काफ़ी सारे राइट्स को डाइल्यूट कर दिया गया है। आज की इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रायोरिटी बन के रह गया है और वर्कर की जो डिग्निटी है उसे तो लात मार दी जाती है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट देखो ये हो रहा है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं आज ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कोई यूनियन नहीं, कोई वर्कर्स की कलेक्टिव वॉइस नहीं कि वो मिल के अपने इश्यूज उठा सकें। उनको काम से निकाल देना बहुत ईजी है, वेजेस कम है, ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, सेफ्टी जीरो है। तो ये सारी प्रॉब्लम वर्कर्स फेस करते हैं। जब देखो राइटर कहते हैं मैंने ना बहुत सारे वर्कर से बात की, ज़्यादातर वो माइग्रेंट थे। मैंने उनसे पूछा क्यों माइग्रेट हुए आप, तो वो बोलते हैं कि देखो आजकल ना मौसम बदल गया है और खेती में नुकसान होता है, इस वजह से लोकल कोई काम मिलता ही नहीं है, या फिर कई बार बीमारी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है, तो मजबूरी में हमें जाना पड़ता है बड़े शहरों में। इसलिए देखो ये क्या है, ये फोर्स्ड अर्बन माइग्रेशन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। मजबूरी में लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश कई बार होती नहीं है, ज़्यादा हो जाती है, तो खेती अब उतना प्रेडिक्टेबल नहीं रहा कि हाँ भाई खेती से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, घर का गुजारा चल जाएगा, वैसा भी नहीं रहा। लास्ट में राइटर देखो सजेशंस ये देते हैं, आप ना सबसे पहले रियल टाइम डेटा मेंटेन करो बॉन्डेड लेबर के बारे में। फिर जो रेस्क्यू बॉन्डेड लेबर को बचाने के लिए, रेस्क्यू करवाने के लिए और रिहेबिलिटेट करने के लिए जो फंड है ना, उसको आप प्रॉपरली एलोकेट करो। लोकल जो NGOs हैं इस दिशा में काम करते हैं या फिर ट्रेड यूनियंस, उनको एम्पावर करो। लीगल एड और राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन चलाओ। क्लाइमेट माइग्रेशन को कंसीडर करते हुए कोशिश करो कि जहाँ पे सोर्स है माइग्रेंट लेबर का वहीं पे जॉब्स क्रिएट हों। तो ये सारे काम सरकार को करने चाहिए। ये जो दिन है आज का लेबर डे का, ये सिर्फ देखो आर्टिकल्स पढ़ने और लिखने का दिन ना रह जाए, कुछ एक्शन का ये दिन होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया एंड परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ से संबंधित है। सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। यहाँ पे ना एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, लीकी पाइपलाइन। लीकी पाइपलाइन मतलब मेटाफर है, आपने देखा होगा कि हम टंकी भरने की कोशिश करते हैं एक लीकी पाइपलाइन की सहायता से। वो टंकी कभी नहीं भरती, क्यों? क्योंकि पाइपलाइन में पानी लीक होता रहता है। ऑलमोस्ट सारा पानी तो लीक हो ही जाता है, तो टंकी में कुछ पानी जाता ही नहीं है। हमारा देखो साइंटिफिक सिस्टम ना वैसा ही चल रहा है। कैसे? हमारे देश में जो ट्रेंड साइंटिस्ट है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं ज़्यादा। हमारे देश में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है ना, उन्होंने ना एक रिपोर्ट कमीशन करवाई। 244 जो R&D वाले संस्थान है ना,
वहाँ का डेटा कंपाइल किया गया और डेटा में ये बात सामने आई कि 2022-23 में परमानेंट स्टाफ की जो संख्या है ना वो बल्कि घट गई एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, यानी 2021-22। परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ की जो नंबर्स है ना वो घट गए बढ़ने के बजाय, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनकी संख्या बढ़ गई। और हैरानी की बात तो ये है 2022-23 में ना कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था 19,625 और परमानेंट स्टाफ 12,042। राइटर बोलते हैं यार कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की बदौलत आप क्या ही रिसर्च करवा लोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वाले बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई प्रमोशन का रास्ता नहीं होता, रिसर्च करने के लिए स्टेबल फंडिंग नहीं होती। रिजल्ट साइंटिस्ट तो डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर ये फॉरेन जॉब लेने चला जाएगा, क्या ही काम करेगा इंडिया में। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की जो हायरिंग है ना वो 14% बढ़ गई है। और अभी तो हमने जो स्ट्रेटेजिकल सेक्टर्स है ना जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनको तो काउंट ही नहीं किया है, वहां पे भी बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लोग होंगे। आप ये देखो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे संस्थानों का क्या हाल है। यहां पे देखो 60% जो सैंक्शन पोस्ट है ना वो वैकेंट है। कौन बोल रहा है? ये देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट बोल रही है जो अप्रैल 2025 में आई। समझ रहे हो? TIFR इस इंस्टीट्यूट की 60% जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। TFIR किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ये तो टॉप टियर इंस्टीट्यूट है, उसका ये हाल है। बाकी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, रिपोर्ट ने ये भी बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ना जो हमारे देश में, उनमें भी 25% जो पोस्ट है ना सैंक्शन पोस्ट वो खाली पड़ी हैं। तो साइंटिफिक इकोसिस्टम हमारे देश में ना धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। पोस्ट ही नहीं भरेंगे तो डिग्रेड ही होएगा। फिर हम बोलते हैं R&D नहीं हो रही है, R&D नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े साइंस के मिशन अनाउंस कर रही है जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल AI मिशन। सरकार चाहती है इंडस्ट्री लिंक्ड जो रिसर्च है वो प्रमोट हो, बट दूसरी तरफ साइंटिस्ट ही नहीं रखने को तैयार जो ये सब मिशंस को अंजाम दे सके। सोचने की बात देखो ये है, साइंटिफिक मिशंस को कंप्लीट कौन करेगा? पेपर पे प्लान बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा, लोग चाहिए फील्ड में काम करने के लिए। फिर इसके बाद राइटर एक बात ये बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ना शुरुआत में एक इंस्टीट्यूट बनाया जैसे IISCR, ये वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बेसिक साइंस में लॉन्च किया। ये सब सरकार ने इसलिए किया क्योंकि ना पोटेंशियल साइंटिस्ट जो है ना उनको रिटेन किया जा सके, क्योंकि इतने इंसेंटिव नहीं थे साइंटिस्ट बनने के लिए। बट अब देखो सरकार क्या कर रही है, उस समय इंस्टीट्यूट बनाना पड़ा था, अब लोग सामने आ रहे हैं तो उनको सरकार जॉब नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रही है, अच्छी सैलरी नहीं दे रही है, इक्विपमेंट नहीं दे रही है। तो फिर कैसे रिसर्च होगी साइंस में, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश में ज़्यादा R&D होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने इंडस वाटर ट्रीटी के इम्पैक्ट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें मेन बात ये थी कि देखो हमारे पास में ना अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑलरेडी जितना प्रोविज़न किया गया है ना इंडस वाटर ट्रीटी में कि हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, कितना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। और आगे तो मतलब अभी हम पानी रोक देंगे, उसको स्टोर करना तो दूर की बात है। दूसरा, इंडिया के सामने ये चुनौती है कि मोरली इस ट्रीटी को होल्ड पे जो इंडिया ने रखा है इसको ग्लोबल मंचों पे और पड़ोसी देशों के सामने इंडिया कैसे जस्टिफाई करेगा। इंडिया को अभी हाई एक्टिव डिप्लोमेसी की आवश्यकता है ताकि आतंकवाद का जो इशू है वो जोर जोर से उठा सके और बताया कि देखो हमने लास्ट रिसोर्ट के तौर पे ये फैसला लिया है, हमारी मजबूरी थी, अदरवाइज तो देखो हमने 3 युद्धों के दौरान भी ये फैसला नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास में कोई चारा नहीं था। ये बात इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए बाकी देशों के सामने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे रखनी होगी। फिर ये बॉन्डेड लेबर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से बॉन्डेड लेबर आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और 2016 में मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम 2030 आते आते 1.84 करोड़ लोगों को बॉन्डेड लेबर से बचा लेंगे, लेकिन बचाया है 5 सालों में सिर्फ 12,760 लोगों को। बॉन्डेड लेबर के चुंगल में कैसे फंस जाते हैं लोग?
मेडिकल इमरजेंसी, दहेज के लिए पैसा चाहिए, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए चाहिए। तो ये तो देखो कॉमन रीजंस हैं, लेकिन सिस्टमिक इश्यूज ये होते हैं कि कॉमन एक ही एम्प्लॉयर है, मोनोपोली है उसकी, लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उसी के पास में ज़्यादा जाना पड़ता है पैसा मांगने के लिए, तो फंस जाते हैं बाद में। और आदिवासी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ हमारे देश में कम हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाला इंक्रीज हो रहा है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल वाला क्या ही रिसर्च करेगा, उसको इतना मोटिवेशन भी नहीं होगा, वो तो सिर्फ विदेश में जाने की सोचेगा जहाँ पे स्टेबल सैलरी हो, सब कुछ हो। एक तरफ सरकार बोलती है हम R&D करेंगे, बढ़िया बड़े बड़े मिशंस अनाउंस कर रही है, लेकिन उन मिशंस का फ़ायदा ही क्या है जब उस पर काम करने के लिए साइंटिस्ट ही नहीं है। दो क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।